मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आज है तारीख 29 जनवरी और दिन है सोमवार, मंडे। और आज जो हम लोग करंट कवर करेंगे उसमें हम लोग 28 जनवरी प्लस 29 जनवरी ये दोनों कवर करने की कोशिश करेंगे, जो मुख्य मुख्य मुद्दे मिले। तो कल आप जान रहे हैं कि कल 28 जनवरी के दिन प्रधानमंत्री ने मन की बात से संबोधन किया। राष्ट्र को वो संबोधित करते हैं, आपको पता है इसके बारे में। तो उन्होंने जो संबोधन किया उसमें जो मुख्य मुख्य बातें मुझे लगी, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मुझे मिला, वो मैं आपसे सोच रहा हूँ शेयर कर दूँ। एक नाम मुझे मिला, सुश्री यांगनुंग जामुह लोगो की। थोड़ा नाम अटपटा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये अटपटा नहीं है। ये अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली हैं और ये उधर नाम इसी तरह का होता है, यानुंग जामोह लोगो की, है ना। ये क्यों इनका नाम लिया गया? ये इसलिए क्योंकि ये जड़ी बूटी की जो औषधि होती है उसके ये विशेषज्ञ हैं और ये बहुत काम कर रही हैं जो आदिवासी जनजाति पारंपरिक चिकित्सा पद्धति होती है उसको पुनर्जीवित करने के लिए। और इस बार इनको पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, तो आपको इसलिए ये नाम इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा एक नाम और है, वैद्य हैं एक, हेमचंद मांझी। आपने दशरथ मांझी का भी नाम सुन रखा है, अब आपको हेमचंद मांझी ये भी नाम याद रखना है। ये छत्तीसगढ़ के हैं और ये भी आयुष पद्धति की मदद से 5 दशक से अधिक समय से गरीब का इलाज कर रहे हैं और इनको भी इस बार पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दो नाम और मुझे मिले जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप जान रहे हैं कि मैंने आपको बताया था राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में, 25 जनवरी वाले न्यूज़ में मैंने आपको बताया था। उसमें दो इन्फॉर्मेशन और आप जोड़ लीजिएगा। एक तो ये जोड़ लीजिएगा कि अभी जो है देश में हमारे लगभग 96 करोड़ मतदाता हैं। पॉपुलेशन हमारा 140 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसमें मतदाता कितने हैं, वोटर कितने हैं? तो 96 करोड़। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आपको पता है कि 18 वर्ष से जब ज़्यादा आयु हो जाती है, 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के बाद तब आप मतदाता बनते हैं। तो इसीलिए ये संख्या थोड़ी कम है। तो आपको ये डाटा ध्यान रखना है। और एक इन्फॉर्मेशन और, कि जो पहला चुनाव हुआ था 51-52 का, उस समय 45% मतदाताओं ने वोट किए थे। यानी अगर 100 मतदाता थे तो उसमें 45 लोगों ने ही जाकर वोट किया था, 55% लोगों ने वोट नहीं किया था। तो आपको यह भी देखना है, यही चीज़ मैंने आपको कहा था आपको होमवर्क में चेक करने के लिए। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे ये आंसर दिया है, बहुत लोगों ने आंसर गलत भी दिया है। तो आप लोग एक बार इसको फिर से जांच लें कि ये क्या था। इसलिए मैंने ये डाटा आपसे शेयर कर दिया कि अभी, है ना, अभी जान रहे 2024 में इलेक्शन होना है ना। तो 2024 से 5 साल पहले 2019 में इलेक्शन हुआ था। तो 19 वाले इलेक्शन में, है ना, आपको ये चीज़ देखना, 20 में, हालांकि 19-20 में हुआ था, अभी एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो उसमें आपको देखना है कि कितना प्रतिशत वोट हुए। अगला जो इन्फॉर्मेशन है फिर उनसे उन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि जो है ये मन की बात से रिलेटेड मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि लाला लाजपत राय जो है इनकी जयंती मनाई गई थी और इनके बारे में आपको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना है। तो आप एक बार, होमवर्क है आपका, एक बार लाला लाजपत राय देख लीजिएगा। जो मुख्य बातें वो मैं बता देता हूँ। इनको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है और पंजाब नेशनल बैंक जो आप देखते हैं इसकी भी स्थापना लाला लाजपत राय ने ही की थी। इसके अलावा एक जो मुझे संस्था न्यूज़ में मिली वो है ओरोविल। ये ओरोविल क्या है? आप संस्था कह लीजिए या आप इसको शहर कह लीजिए, ये शहर कहना इसको ज़्यादा उचित होगा, ओरोविल को। ये बेसिकली 1968 में, 1968 में एक मीरा रिचर्ड थी, बाद में इनको माँ कह के संबोधित किया जाने लगा, इन्होंने इसकी स्थापना की थी। और ये ना क्या है कि ये एक शहर है। कहाँ है? तो ये जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु, वहीं पे आपको ये शहर देखने के लिए मिलता है, वहाँ पर है ये शहर बेसिकली। और ये जो शहर बनाया था, ये बनाया था रोजर एंगर ने। क्या है भाई? तो ये एक तरह का शहर है। कैसा शहर है? तो ये ग्लोबल सिटी है ना। और यहाँ पर सभी देश के स्त्री पुरुष, सभी जातियों, राजनीति तथा सभी राष्ट्रीयता से ऊपर उठकर शांति एवं प्रगतिशील सद्भावना की छाव में रह सकते हैं। तो ऐसे शहर की एक परिकल्पना की गई थी जिसको तमिलनाडु में 1968 में मीरा रिचर्ड ने स्थापित किया। इसका उद्देश्य क्या है? मानवीय एकता की अनुभूति करना। और इस नगर के बीचों बीच एक मंदिर है, वो उसका नाम है मातृ मंदिर। बेसिकली ये मेडिटेशन सेंटर है। आप एक बार सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको ज़्यादा अच्छा दिख जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये शहर संचालित कैसे होता है
है ना। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक बोर्ड बना दिया जाता है और उस बोर्ड के जो शासी बोर्ड होती है उसकी जो नियुक्ति होती है वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय करती है, क्योंकि ये कल्चर से रिलेटेड भी हो जाता है। इसके अलावा आपको पता है अगली न्यूज़ कि एयर राइफल की निशानेबाजी प्रतिस्पर्धा चल रही है अंतर्राष्ट्रीय, कहाँ, तो मिस्र की राजधानी है काहिरा, वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दो नाम ध्यान रखना है, एक दिव्यांश सिंह पवार हैं, इनको गोल्ड मेडल मिला है और सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं मिला है, इन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी बनाए हैं। तो इसीलिए दिव्यांश सिंह पवार, जैसे आपको एक टाइम मिला होता ना नीरज चोपड़ा, हालांकि नीरज चोपड़ा ज़्यादा बड़ा नाम हो जा रहा है, दिव्यांश सिंह पवार इनको भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके अलावा सोनम उत्तम मास्कर, इन्होंने महिलाओं में 10 मीटर की राइफल में इन्होंने रजत पदक जीते हैं, तो इनको मिला है गोल्ड और इनको मिला है सिल्वर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको पता है 2-3 दिन से बड़ी उठापटक चल रही थी बिहार में, तो फाइनली जो है बिहार में जो लोगों को पता भी था, सभी लोग तो जानकार लोग बता ही रहे थे कि इस तरह की चीज़ें होंगी, तो बिहार में फिर से नई सरकार बन गई और ये नई सरकार में मुख्यमंत्री हमारे पुराने ही हैं, नीतीश कुमार जी। इन्होंने 9वीं बार जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और आपको पता है मुख्यमंत्री पद की शपथ राज्यपाल दिलाते हैं। तो बिहार के जो राज्यपाल थे उन्होंने दिलाया है। अगर आपको पता नहीं कि बिहार के राज्यपाल कौन है तो आपको एक बार सर्च करना चाहिए। तो इसी बहाने आपको बिहार एक बार पढ़ने का मौका मिल गया है। आप देख लें बिहार के गवर्नर कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है, डिप्टी सीएम कौन है, क्योंकि अब ये बदल गए और आज कैबिनेट की मीटिंग होगी, आपको मंत्री के बारे में भी पता चल जाएगा। कुछ मंत्री, डिप्टी सीएम जितने रहेंगे उनका मंत्रालय जरूर देख लीजिएगा कि इनका मंत्रालय क्या है, और सीएम के पास जो मंत्रालय है ये भी आप देख लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है। अगर होमवर्क समझ में ना आया तो मुझे एक बार फ़ोन भी कर लीजिएगा। इसके अलावा एक और न्यूज़ में मुझे मिला, पार्वती काली सिंध चंबल IRCP इंटरलिंक परियोजना। ये परियोजना क्या है? कुछ नहीं, एकदम सिंपल समझिए। एक नदी है पार्वती, एक नदी है काली सिंध और एक नदी है चंबल। इन तीनों को जोड़ना है, तो इसको लेकर के एक हस्ताक्षर किया गया। तो अब इसको लेकर के किन के बीच हस्ताक्षर हुआ? 3 हैं। कौन कौन? एक है MP, दूसरा है राजस्थान सरकार और तीसरा है अपना सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन तीनों के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। एक समझौता और मैंने आपको बताया था कुछ दिनों पहले, 1 महीने लगभग हो रहे हैं, तो वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा मैंने किस समझौते को रिसेंटली आपको बताया था, नॉर्थ ईस्ट को लेकर के। तो ये मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र सरकार को लेकर के है और इसका उद्देश्य क्या है? तो पानी की उपलब्धता कराना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये भी आप याद रखिएगा ये परियोजना। अगला जो न्यूज़ है वो भारतीय वायुसेना को लेकर के है। भारतीय वायुसेना को लेकर के क्या न्यूज़ आ रही है? तो ये आ रही है कि अगले कुछ दिनों में भारतीय वायुसेना अपने 3 प्रमुख अभ्यास को करने के बारे में विचार कर रही है। तो अभी से ना आपको 3 अभ्यास मिलने वाले हैं वायुसेना के, एयरफोर्स के अपने। अभी मैंने 2 दिन पहले आपको सदा तनसीक के बारे में बताया था और अब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। इसका जो नाम है, इस अभ्यास का नाम है वायु शक्ति। ये 17 फरवरी से शुरू हो रहा है और ये अब ये ख़त्म होगा और इसके बाद फिर अगला इनका अभ्यास शुरू होगा। तो 1 साल जब तक आप एग्ज़ाम देंगे तब तक आपके पास 3 होंगे और इसको ध्यान रखना है। तो और वायुसेना का जो अभ्यास है, ये जो मैंने आपको बताया कि खुले इलाके में होगा, जब खाली खाली इलाका होगा। तो अभी ये अभ्यास कहाँ होने वाला है? जैसलमेर में। और जैसलमेर कहाँ है? पाकिस्तान में तो नहीं है, राजस्थान में है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक प्लेस और मुझे चर्चा में मिला, वह है नवरत्नगढ़। ये कहाँ है? ये ना झारखंड में एक जिला है गुमला, वहाँ पर ये स्थल, और ये ऐतिहासिक स्थल है। ये ना राजधानी रही थी नागवंशियों की, नागवंशी राजवंश थे, उनकी राजधानी रही थी और 2009 में इस स्थल को राष्ट्रीय पुरातत्व धरोहर घोषित किया गया था। एक और नाम मिलता है हमको नवरत्नगढ़ का, डोई सागढ़ नगर ये कहा जाता है। और यहाँ पर ना 15वीं से 16वीं सदी के मध्य, यानी कि मध्यकालीन इतिहास में आप पढ़ेंगे इसको, मध्यकाल के समय 1571 में यहाँ पे एक किला बनाया गया था जो 9 मंजिला है। और अभी फिर इधर 2-4 दिन पहले फिर से खुदाई होनी शुरू हुई, तो यहाँ पे ज़मीन के अंदर ना भव्य महल मिले हैं। इसके बारे में और ये कहा जाता है कि भाई ये महल के अंदर बहुत सारे हीरे वीरे मिलेंगे। तो इसको लेकर के एक कहानी भी चलती है, यहाँ राइट साइड में आपको ये कहानी मिली हुई है, आप थोड़ा सा पढ़ लें और कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। इसके अलावा ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट था, आइकॉन ऑफ द सी। ये क्या है ना, ये जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है
और इसकी जो कंपनी है इसका जो मालिक समझ लीजिए उसका नाम है रॉयल कैरिबियन इंटरनेशनल। अभी ये दुनिया की सैर पर निकलना शुरू हुआ है और ये जो खोला गया है समझिए एक तरह से कि जहाँ से इसने स्टार्ट की अपनी यात्रा वह है मियामी बंदरगाह। यहाँ से ये पैसेंजर ली और अब दुनिया की सैर पर निकली है। ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज है, मैंने आपको बता दिया। लगभग 1200 फीट लंबा है ये और 20 मंजिला है ये। और जो पुरानी कहावतें आपने सुनी, टाइटैनिक के बारे में आपने सुन रखा है, ये टाइटैनिक से 5 गुना ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो आपको ये इतनी सी इंफॉर्मेशन थी, ये आपको ध्यान रखना था। इसके अलावा और कोई कुछ खबरें रह गई हैं वो धीरे धीरे मैं आपको कवर करा दूंगा, तो आप इसको कर लें, जो होमवर्क है वो आप कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।